Hello friends, today we are dealing with a very important topic, that is legal mechanism under the Companies Act 2013 to combat कॉरपोरेट फ्रॉड। तो जैसे कि आप सबको जानते हैं कि कॉरपोरेट फ्रॉड बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो विद द इंक्रीजिंग कॉरपोरेट फ्रॉड आई हैव आई हैव ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द लीगल मैकेनिज़्म, कैसे आप लोग डील करेंगे इस कॉरपोरेट फ्रॉड की तरफ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए। तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें 2013 का जो न्यू कंपनीज एक्ट है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एप्लीकेबिलिटी की तरफ ये बात करता है, जिसमें 3 थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी हैं कि अगर आपकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है कंपनी की, या टर्नओवर जो है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप CSR की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके अलावा सेकंड जो आपको बात ध्यान रखनी है ये कि CSR के जो प्रोविजंस हैं वो इंडिया और फॉरेन कंपनीज़ पर दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं वो ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमिटी, इसमें CSR कमिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़रूरत होंगे, और ये मिनिमम 3 ज़रूरत होंगे और 3 से ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकते हैं। अब इनका काम क्या रहेगा? दे विल फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़, दे विल रिकमेंड द अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड, दे विल सजेस्ट न्यू पॉलिसीज़, दे विल monitor whole of the activities that is undertaken by this corporate fraud, and they will supervise and try to make new recommendations if possible। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि CSR एक्टिविटीज़ में होता क्या है। तो CSR एक्टिविटीज़ में बेसिकली डील करता है इराडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर, अगर हम हंगर को कर्ब करने की कोशिश करें, पॉवर्टी को हटाने की कोशिश करें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करें, विमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करें, और चाइल्ड मोर्टालिटी को हम डिक्रीज़ करने की कोशिश करें, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, मलेरिया जैसी डिजीज़ को कर्ब करें, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम प्रोसीड करें, और वोकेशनल स्किल्स को इन्हांस करें। इसके बाद जो SC ST OBC इनको एम्पावर करें, और माइनॉरिटीज़ को भी बहुत सारी स्कीम्स का अवेयरनेस होनी चाहिए और रिलीफ वगैरह देने की कोशिश करें। इसके अलावा जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लीगल मैकेनिज़्म अंडर 2013 कंपनीज एक्ट की बात करें, तो 36 सेक्शन जो है वो क्लियरली बताता है कि अगर आपने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट किया है या कोई फैब्रिकेट करने की कोशिश की है, कुछ भी फॉल्स उसमें है, तो अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया है टू अक्वायर और अंडरराइट सिक्योरिटीज़, या आपने प्रॉफिट बनाने के लिए फॉल्स तरीके से कोई एक्टिविटी में आप इंडल्ज हुए हो, या फिर आपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोक्योर करने की कोशिश की है जो एक गलत तरीके से आपने करा है, तो आप इसमें लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 36। इसके बाद हम बात करें, एक न्यू रिफॉर्म ऐड हुआ है सेक्शन 211, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आपको इन सब स्कीम के लिए इन सब फ्रॉड्स के लिए ओपन कर देना चाहिए, कंपनीज एक्ट क्लियरली बताती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसका प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 212 में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 229 में बेसिकली देखा गया है कि अगर कोई मेंबर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमारा जो मेंबर है जो हमारी हेल्प करना चाहता था वो ही इंडल्ज हो जाता है इस फॉल्स एक्टिविटीज़ में, तो वो कहीं ना कहीं लायबल होगा सेक्शन 447 में। तो अब बड़ा सवाल आता है सेक्शन 447 क्या कहता है। सो सेक्शन 447 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच डील्स विद, अगर आप इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हो तो आपको 6 महीने की सज़ा, इसके अलावा 10 साल तक वो इंक्रीज़ हो सकती है, और 3 गुना 3 टाइम्स
अमाउंट ऑफ फ्रॉड आपको रीपे करना पड़ेगा। वहीं हम बात करें अगर सेक्शन 145 की बात करें तो हर एक कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए और जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम प्रिस्क्राइब करे वो पब्लिक कंपनीज़ के लिए हो सकता है। अगर हम बात करें सेक्शन 75 की तो अगर कोई भी पर्सन कमिट करता है या फेल करता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में या फिर कोई फ्रॉड में इंगेज होता है तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट कर रहा है। अगर हम बात करें सेक्शन 408 की तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात की गई है जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा। उसके अलावा बहुत सारे 129 में बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 में कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें देनी चाहिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। वहीं हम बात करें सेक्शन 133 की तो 133 में क्लियरली बताया गया है कि जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं ICSI से या फिर मीटिंग्स में जो डिसाइड किए हैं जनरल मीटिंग या कॉर्पोरेट मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में वो सब हमें कंप्लाई विद करने चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंडिया में द फिनोमिना ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड इज़ नॉट recent and various corporate frauds have been identified and the offenders are prosecuted on various occasions, so it is not a new field, it is not a new crime. So these financial scams cost taxpayers and there is a loss of the government and it is incurring huge expenditure on behalf of the whole society and there is substantial loss. So stringent act needs to be incorporated and stringent obligations need to be imposed and we need to deal with this crime on a serious note and so there is a need to make a video and let you all aware about this corporate fraud which is ongoing and what is the mechanism which is given in the Companies Act 2013. आई होप कि मैंने आप सबको ये क्लियर किया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम लीगल मैकेनिज़्म एक डिवाइस करें जिससे इस प्रॉब्लम को टैकल करा जाए और सीरियस नोट पर हम इसे डेटर कर सकते हैं और इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो हम लोगों के लिए एक बेनिफिट होगा और हम इसको प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।